हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल करियर एग्जाम्स। हम यहाँ पे आपके चैप्टर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के साथ प्रेजेंट हैं। जो आपके चैप्टर 1, 2 और 3 है वो प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे वीडियोस को अप्रिशिएट किया है उनको मैं यहाँ से थैंक्स बोलना चाहूँगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारी टीचिंग आपको कैसी लगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइव आने को बोला था, लेकिन अभी चैनल नया है तो लाइव आने के लिए यूट्यूब की पॉलिसी में ऐसा है कुछ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने चाहिए। तो जिन स्टूडेंट लाइव आने को बोला था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है सब्सक्राइबर बढ़वाने में, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं सब्सक्राइबर हो पाए कि हम लाइव आ सकें। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही लाइव वीडियो के साथ में रहेंगे। सो चैप्टर जो आपका है उसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये ICSE क्लास 9 का चैप्टर 4 है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जो आपकी बुक्स है उसमें इसी चैप्टर में आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी पढ़ना है। और मेरा मानना ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में प्लेट टेक्टोनिक नहीं आ सकता, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मैंने चैप्टर का नेम थोड़ा इंक्रीज़ करके लिख दिया है। ये कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें आपको कोई परेशानी हो। इसमें हम ये पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इसमें क्या क्या, तो देखो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है ये कैसे हमें इसके बारे में पता लगा, तो इसके कुछ जो एविडेंसेस हैं या इसको सोर्स कह लो कि सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानने के हम ये जानेंगे। इसके बाद में फिर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है वो लेयर्स में है तो लेयर्स जानेंगे। अब लेयर्स का कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन में आपका आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स से पाए जा रहे हैं, किस लेयर की डेप्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, उसमें उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सब इस लेयर्स में जानेंगे। और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, और देखेंगे कन्वेक्शनल करंट। ये भी एक थियरी है जो कि आर्थर होम्स की है, जैसे कि ये वेगनर की है। और एक थियरी आएगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। और फाइनली है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अब ये जो कन्वेक्शनल करंट थियरी है और सी फ्लोर है यही बेस है प्लेट टेक्टोनिक थियरी का। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा थोड़ा इसका रेफरेंस लेना है। तो ये हमारे टॉपिक्स है जिन पे हमें स्टडी करनी है। वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप लोग एडजस्ट कर लेना। टीचिंग में मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको पूरा बता के एकदम से एक एक समझा के जाऊँगा, और मैं वो सब पढ़ाऊँगा जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है। मैं उससे ज़्यादा भी यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। अगर कोई चीज़ आपको और डिटेल में जाननी है तो मेरे वीडियोज़ जो हायर क्लासेस के आएंगे, मैं ग्रेजुएट तक पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है आप ये भी जान लो कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब आप जानोगे तो ये जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी ऐसी फोर्सेस के रिस्पॉन्सिबल है जिससे अर्थ पे कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस आते हैं, लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, फोल्डिंग फाल्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस वगैरह। तो ये सब अर्थ का जब हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि अंदर किस तरीके का है तभी हम ये सब चीज़ें जान पाएंगे। जैसे आप एक चीज़ खुद जानो कि जब अर्थ बनी, अब कैसे बनी, मतलब उसके लिए तो बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, लेकिन किसी भी हाइपोथेसिस के सारे जब आप जाओगे तो वहाँ पे वन थिंग इज़ कॉमन कि अर्थ जब बनी तो ये एक बॉल थी फायर की, और फिर ये धीरे धीरे क्या कोल्ड होना शुरू होती है। जब कोल्ड हुई तो ऊपर का पार्ट कोल्ड होता गया, धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है। अभी जो इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, यानी जो अर्थ का सेंटर है, वो अभी भी बहुत हीट है। बहुत हीट मतलब बहुत, इतना हीट है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 6000 के आसपास है, जो अर्थ का सेंटर बीचों बीच में है। अगर हम अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं तो पर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। तो ऊपर की लेयर अर्थ की क्या हुई, ठंडी होना शुरू हुई। बहुत छोटी क्लासेज में आपने ये पढ़ा होगा कि जब ये ठंडी होना शुरू हुई तो इसमें क्या हुई, ये इसमें कंसंट्रेशन हुआ, यानी सिकुड़न हुई, और उसकी वजह से कुछ पार्ट
जो है ऊपर को राइज हो गए और कुछ नीचे को सबडक्ट हुए या धंस गए। तो जो धंसे वाले पार्ट थे, तो बाद में जब कंडेंसेशन हुआ, एटमॉस्फेयर बना और बारिश हुई, तो वो धंसे वाले भाग जो पार्ट थे उसमें वाटर फिल हुआ, वो ओशंस हैं, और जो ऊपर वाली बॉडी थी उसमें कुछ माउंटेन्स बने, और बाकी जो लैंड बॉडीज़ हैं यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, इस तरीके से ये बना। तो अब यहाँ पे जब हम बात बीच में आएगी, ओशियानिक क्रस्ट की बात आएगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात आएगी, तो यहाँ पे आपको ओशियानिक का मतलब ओशन के वाटर से नहीं लेना है। आप ये समझ के रखना कि हम ओशन बॉटम की बात कर रहे होंगे, जहाँ पे जैसे अर्थ की मिट्टी है, सरफेस है, ऐसे ही उसका जो बॉटम है वो भी एक सरफेस है। तो आप उसको माइंड में रख करके चलिएगा। तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हैं जो हमने अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब सोर्स की ज़रूरत इसीलिए है कि जैसे जो हमारी अर्थ है, तो इस सेंटर तक पहुंचने के लिए हमारी जो रेडियस है लगभग 6000 प्लस में, यानी इतनी रेडियस है किलोमीटर, आपने पिछले वीडियोज़ में देखा ही है। तो अब यहाँ तक इतनी किलोमीटर की है, तो यहाँ तक हम पहुँचे तो है नहीं, यानी इंडिविजुअली तो कोई यहाँ पे गया नहीं है। तो इसके बारे में हमने जाना कैसे? तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ तो डिगिंग की गई है ना, सोर्सेज पे बात कर रहे हैं हम, सोर्सेज कुछ तो डिगिंग की गई है, लेकिन डिगिंग कितनी की गई है? हाईएस्ट डिगिंग जो एनसीईआरटी बताती है वो 6 किलोमीटर तक ओनली। अब उसमें किस लिए डिगिंग की? कोई माइनिंग के लिए, पेट्रोल ड्रिलिंग के लिए, इन सब के लिए डिगिंग हुई है। इसके अलावा जो है वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस हैं, जिसमें कि हम प्रेशर और टेम्परेचर इन सब के बेस पे कुछ कैलकुलेट करते हैं और गेस करते हैं। जैसे प्रेशर का मतलब ये है कि अगर हम इस सेंटर पे देखेंगे, जैसे ये सरफेस है हमारा, इस सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ होगी इस जगह पे, उसके ऊपर इतने पूरी चीज़ का जो है इसका वेट तो पड़ेगा ना। यानी प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे उस रॉक के ऊपर वाली रॉक का प्रेशर पड़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे ये चीज़ ज़रूर निकल करके आएगी कि जो एलिमेंट्स नीचे पाए जाएंगे, यानी सेंटर से हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाएंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी प्रेशर से। टेम्परेचर की जो बात है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि टेम्परेचर जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जब से अर्थ बनी है तो वो अभी कोल्ड हो रही है। तो इसी बेस पे टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर की वजह से हमने ये माना कि जैसे जो एलिमेंट्स नीचे होंगे तो वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होते होंगे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ निकल कर के आती है कि हो ना हो अर्थ का जो इनर स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ऐसा भी पोर्शन होगा जहाँ पे मैटर्स मोल्टन स्टेज में होंगे। ये सब गैस पे है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो ये दिखाती हैं कि ये गैस हमारा सही भी है। जैसे अगर वोल्केनिसिटी देखें, यानी वोल्केनो, तो वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो क्या होता है? मैग्मा बहुत सारा बाहर निकलता है। अब उसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैटर्स हैं जो सब मोल्टन स्टेज में हैं, वो बाहर आते हैं, अर्थ के अंदर से ही तो आते हैं। तो जब वहाँ पे इस स्टेज में है तब तो इस तरीके से आते हैं। तो ये देखा गया कि हाँ भाई अंदर अर्थ जो है वो मोल्टन स्टेज में है। लेकिन क्या अब पूरी अर्थ नीचे मोल्टन स्टेज में है? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होगा तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पूरी अर्थ नीचे नहीं है। ये चीज़ हमें पता चलती है जो सीस्मोलॉजी लॉजी जैसे नाम आ गया, आपने खूब पढ़ा होगा। लॉजी जो है वो लोगोस से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब साइंस होता है। तो सीस्मोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका? अर्थक्वेक्स का। अर्थक्वेक जो होती हैं उसकी 3 टाइप की वेव्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा इसके पहले, और नहीं पढ़ा होगा तो आपके जो यही क्लास 9 है इसमें अर्थक्वेक का चैप्टर है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस खाली लेंगे। जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और यल वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट वेव या लॉन्ग वेव्स। इनका नेचर अलग अलग होता है, यानी किसी भी मैटर के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट का मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिक्विड, सॉलिड, तो यहाँ पे इनका नेचर अलग अलग होता है। यानी किसी में इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। अब किस में ज़्यादा कम होगी अर्थक्वेक वाले चैप्टर में देख लेंगे, खाली हम यहाँ पे इतना देखते हैं। तो अर्थक्वेक के वेव्स के सहारे पता लगा, तो ये पता चला कि बेसिकली जो अर्थ का ऊपर वाला है क्रस्ट जो हम देख भी रहे हैं वो सॉलिड है, मिडिल जो है वो लिक्विड स्टेज में है, लेकिन जो फिर सेंटर वाला पार्ट है ये फिर से सॉलिड हो जा रहा है। सॉलिड होने का रीज़न यही बताया गया कि यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर से लोड इतना है, प्रेशर इतना है कि वो मेल्ट नहीं होने पाता है। कोई भी चीज़ देखिए, अगर एक कैंडल ले लीजिए, कैंडल को मेल्ट कर दीजिए और उसके ऊपर खूब ज़्यादा कोई भारी चीज़ रख दीजिए, तो क्या वो फैल जाएगा? अगर उसमें फैलने भर का नहीं कुछ होगा तो वो अपने आप सॉलिड हो जाएगा। प्रेशर की वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाएगा।
तो ये चीज यहां पर है। तो आई थिंक आपको एविडेंसेस समझ में आए होंगे। अब अगली चीज क्या है, लेयर्स। लेयर्स पे देखते हैं। देखो बच्चों, जितने लोग देख रहे हो ये वीडियो को, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहाँ मेरे सामने कोई नहीं है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग चीज़ें समझ रहे हो, केवल एज्यूम कर रहा हूं। अब अगर यही वीडियो लाइव चल रहा होता तो आपके कमेंट्स आ रहे होते, तो वो सीधे पता चलता कि आप क्या समझ रहे हो और क्या आप नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो लाइव तो तभी आया जा सकता है ना जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, हमारे पास सब्सक्राइबर्स होंगे। तो अब आगे आप लोग समझदार हो, फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करो, कम्युनिटी बढ़ाओ। और ये तो मेरा प्रॉमिस है, मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि मैं पूरा चैप्टर जो है आपका एकदम से पढ़ा दूंगा। और ज्योग्राफी जो है वैसे भी 9th बोर्ड होने लगा है, तो उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 करोगे, इसमें दो राय नहीं है। तो लेयर्स देखते हैं। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ओनियन जैसे होता है ना, प्याज, ऐसे कंसेंट्रिक लेयर्स हैं इसकी। 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला है क्रस्ट जो सबसे ऊपर का है, मिडिल वाले को मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे सेंटर में है उसको हम बोलते हैं कोर। कहीं भी अर्थ आप ले लो, ये सेंटर है, किधर से भी जाओगे ये ऐसे लेयर्स मिलेंगे। इधर से देखोगे तो वही कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं। इनका और नेम है, क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस का मतलब होता है, लिथोस का मतलब होता है रॉक्स। क्या होता है, रॉक्स। ठीक है, रॉक्स का मतलब बेटा ये मत समझना जिस तरीके से हम लोग रॉक्स का रेफरेंस लेते हैं कि बहुत सॉलिड हार्ड चीज होगी, मारो किसी का सर फूट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रॉक्स में आपकी जो सैंड जैसी चीजें भी, सॉफ्ट चीजें भी आ जाती हैं, और एक ग्रेनाइट जैसी खूब हार्ड चीज भी आ जाती है। रॉक्स का मतलब ज्योग्राफी में ये है। रॉक्स का मतलब अभी आप ये मत समझ लेना कि जो है बहुत हार्ड चीज ही रॉक है, नहीं। मेंटल को बोलते हैं मेसोस्फीयर। मेसो का मतलब होता है मिडिल, ये मिडिल में ही, इसलिए इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। और कोर का जो नेम है वो है बेरिस्फीयर। ठीक है, इसके पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर का जब नेम आया, इसके पहले जो सबसे पहले अर्थ की स्ट्रक्चर को नेम देने का काम किया था वो किया था स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस नेम था, इन्होंने नेम दिया था। इन्होंने नेम दिया था सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, अब इनका जो आपकी क्रस्ट है, ठीक है, वो आपकी सियाल और सीमा दोनों की है। निफे जो है वो कोर का है, इनके उसमें मेंटल नहीं आता है। अगर वो इस हिसाब से देखोगे तो जो इनकी जो सियाल है उस सियाल में क्रस्ट और थोड़ा सा मेंटल आता है, और सीमा जो है वो मेंटल की है और निफे कोर की है। ठीक है, ये स्वेस का है, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, अब ये उतना ज़्यादा रेफरेंस में नहीं है, न्यू क्लासिफिकेशन पे बात होती है। अब जो क्रस्ट, जैसे अब इस तरीके से ये बनेगा, अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, मान लीजिए ये पूरी अर्थ है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका ऊपर वाला क्रस्ट हो जाएगा, ये आपका मेंटल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कोर। तो अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये डिसकंटिन्यूटी है, यानी जहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इस डिसकंटिन्यूटी का नेम है, और इसको हम बोलते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को, यानी इस बीच को जो है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो का पूरा नाम मोहरो विशिक है, तो लेकिन मोहरो नाम से जाना जाता है, तो मैं इतना ही लिख दे रहा हूं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में यानी जो ये वाली है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बाकी ये अब थोड़ा फिगर मैंने बना दिया है, अभी लिखने के लिए स्पेस चाहिए, तो फिगर आपको माइंड में क्रिएट करते चलना। तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अब क्रस्ट 2 तरीके के हैं, आप ये जानो। एक है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा है आपका, यहां से हम ऐसे इसको बनाए देते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा है आपका ओशियानिक क्रस्ट। जो सुएज का जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसी को हम बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। और जो ओशियानिक क्रस्ट है इसको बोलते हैं सीमा। जो सियाल है
ये डेंस है, ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, सॉरी इसकी डेंसिटी कम है, सीमा की डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी 2.7 GCM ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से क्यूब, और ये जो है ये है 3.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर डेटा में आपको कोई कन्फ्यूजन होगी अपने बुक से तो आप NCERT रेफर करिएगा, जो ऑथेंटिक डेटा होता है। ये मत समझिएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। NCERT देखिएगा या विकीपीडिया देखिएगा, जो ऑथेंटिक डेटा है। अगर हम बात करेंगे थिकनेस की, तो जो सियाल है वो थिकर है सीमा से, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर है। बेसिकली इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स पे अगर माउंटेन्स वगैरह होंगे तो 75 किलोमीटर तक हो जाएगी। और जो ओशियानिक क्रस्ट है, तो ओशियन बॉटम में ये लेयर पतली पाई जाती है, तो 5 किलोमीटर के आसपास ये चीज़ें यहाँ पर हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बनी हुई है आपकी ग्रेनाइट से, ग्रेनाइटिक रॉक है ये, ठीक है, ग्रेनाइट। और जो ओशियानिक है ये बेसाल्टिक रॉक है, बेसाल्टिक। हाँ, यहाँ पे मैं सियाल और सीमा का मतलब बता दूं। SI से सिलिकेट्स होता है और AL से एल्युमिनियम होता है। ये नेम इसी बेस पे पड़ा है कि जो एलिमेंट्स इसमें पाए जा रहे हैं। यहाँ पे सीमा का मतलब SI से होता है सिलिकेट्स और MA से होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया जो क्रस्ट है, इसके दो, ये इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया। क्या क्रस्ट, दो तरीके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो सियाल है और ओशियानिक क्रस्ट जो सीमा है। क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। अब मेंटल पे बात आती है, ठीक। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो तीनों पार्ट में बांटा गया, तो क्रस्ट टोटल का पाया जाता है खाली 1%। कितना पाया जाता है, ब्लैक से लिखते हैं यहाँ पे, ये टोटल का पाया जाता है 1%, ये पाया जाता है 84%, और ये है 15%। कोर जो है ये 15% के आसपास पाया जाता है। अब मेंटल जो है, मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके बीच जो है यानी क्रस्ट और मेंटल, मैंने बताया है कि मोर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अपर मेंटल जो है ये है आपका सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड बोलो या सेमी लिक्विड बोलो, ठीक है, यानी ये मोल्टेन स्टेज में है। और ये जो मोल्टेन स्टेज है इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, क्या होता है, वीक, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं जोन ऑफ वीकनेस, जोन ऑफ वीकनेस। ये आप अभी से यही जान लो कि ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, यानी जो मोल्टेन मैग्मा है, जो मोल्टेन रॉक्स होंगे उसको मैग्मा बोलेंगे, तो वही मोल्टेन रॉक्स यानी मैग्मा जिसका नाम एस्थेनोस्फेयर है, इसी पे हमारा लिथोस्फेयर जो है वो फ्लोट करता है। ये बात अभी अपने माइंड में रखिएगा, अभी इसको यहाँ पे और डिटेल में समझा जाएगा। अब जो मेंटल की थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर तक है, यानी जहाँ से इसकी क्रस्ट खत्म होगा वहाँ से आगे 2900 किलोमीटर एवरेज डेप्थ तक ये पाए जाएंगे। डेंसिटी की बात करें तो 2.7 था, ये 5 था, ये 3 था, ये तो 5 किलोमीटर डेप्थ है, 3 इसकी डेंसिटी थी, और इसकी जो डेंसिटी है वो 5 to 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी डेंसिटी देखिए नीचे की तरफ बढ़ रही है। जो प्रेशर वाला था लोगों ने कैलकुलेट किया था वो गलत नहीं था, ये यहाँ पे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे कोर। ये फिर से सॉलिड है, इसका नेम एक बताया गया कि ये बेरिस्फीयर है। अब इसकी डेप्थ कितनी है, मेंटल से शुरू होती है और फिर कहाँ जाती है, अर्थ के सेंटर तक, यानी ये अर्थ है, ये सेंटर है यहाँ से, तो जहाँ पे मेंटल खत्म होगा वहाँ से अर्थ के सेंटर तक जाएगी, यानी जितना डायमीटर है वहाँ तक ये जाती है। इसका एक और नेम क्या था, निफे, मैंने भी बताया था। अब निफे का मतलब क्या है, Ni से निकिल और या फी से फेरस यानी आयरन। तो जो निकिल और फेरस है, अब आयरन कंटेंट इसमें है, तो जियोग्राफर्स का मानना है और है भी ये कि इन्हीं जो फेरस कंटेंट है इसकी वजह से ही अर्थ में जो है वो मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिज्म अर्थ में पाया जाता है इन्हीं की वजह से। अब इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसी प्रेशर की वजह से जो है वो ये मेल्ट नहीं होती है। अब इनकी अगर डेंसिटी बात करें तो ये 11 से 13 GCM इनकी डेंसिटी होती है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देख लिया, ठीक।
यानी लेयर्स पे हम लोगों ने बात कर ली। अब हम आते हैं वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पे। देखो वेगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी थी, तो वेगनर पहले ऐसे थे जिन्होंने ये बताया था कि कॉन्टिनेंटल, जिस टाइम कॉन्टिनेंट्स जो हैं, यानी जो आपने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, जिसको आप जो देख रहे हो, वो जिस जगह पे हैं उस जगह पे पहले से नहीं थे। ये बात सबसे पहले वेगनर ने कही थी। उन्होंने बताया कि ये सब पहले एक जुड़े हुए थे और बाद में ये स्प्रेड हुए हैं, अभी भी स्प्रेड हो रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए, बहुत सारे एविडेंसेस दिए। जैसे इन्होंने एक चीज़ बताई, जिग्सा फिट। उन्होंने बताया जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये हम नॉर्थ अमेरिका का अगर मैप, नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं और यहाँ पे अफ्रीका बनाते हैं, ठीक है, आपने मैप देखा होगा, आप चाहे उसको देख लो, तो ये चीज़ जो है ये आके यहीं पे सेट हो जाती है, इस पार्ट में यहाँ पे सेट हो जाता है। तो इसको इन्होंने नेम दिया जिगसॉ फिट। ऐसे पूरा है, इस जगह पे आपका जो आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा और यहाँ पे इंडिया आएगा, तो ये जाके ऐसे यहाँ पे सेट हो जाएगा। इंडिया ऐसे था पहले, तो ये यहाँ पे आगे सेट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे अंटार्कटिका आगे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सेट हो जाएगा। तो पहला जिग्सा फिट। दूसरा ने एग्जाम्पल दिया कि इस जगह पे यहाँ पे जो पाई जाने वाली रॉक्स हैं और यहाँ पे जो पाई जाने वाली रॉक्स हैं, यहाँ पे जो ग्लेशियल एज का टाइम है और यहाँ पे ग्लेशियल एज का टाइम है, यहाँ पे जो ह्यूमस पाए जा रहे हैं, डेड बॉडीज जो पाई जा रही है यहाँ पे, वो सब सेम है। जबकि इनके बीच में आप आज का मैप देखोगे तो पूरा अटलांटिक ओशन है। तो उन्होंने बताया कि इतने हैवी एनिमल्स के जो यहाँ पे रिमेन्स पाए जा रहे हैं दोनों जगह पे सेम, तो क्या ये एनिमल्स फ्लोट करके तो यहाँ पे जाएंगे नहीं? तो इसका मतलब कभी ये जुड़े हुए थे आपस में। तो इन्होंने एविडेंस दिए और यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनका अट्रैक्शन इधर की तरफ खींचा कि ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आया और ये बात बाद में सही भी हुई, लेकिन इनमें कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि पहली चीज़ जो उन्होंने ड्राइविंग फोर्स बताई थी कि कॉन्टिनेंट्स क्यों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो इन्होंने बताया था कि अर्थ का रोटेशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो टाइडल फोर्स है, यानी जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगता है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि ये सब इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि अर्थ को मूव कर सके, यानी कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सके। तो पहले यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज किया गया, यानी ये बात नहीं मानी गई। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यानी सियाल, ठीक है, ये लाइटर है, इट इज़ बीइंग लाइटर 2.7 GCM है, तो ये फ्लोट कर रही है सीमा पे जो 3 GCM है, इस पे फ्लोट कर रही है। यानी इन्होंने बताया था सियाल जो है वो सीमा पे फ्लोट कर रही है, लेकिन एक्चुअली में है क्या? अभी मैंने क्या बताया था आपको कि सियाल और सीमा दोनों चीज़ें फ्लोट कर रही है एस्थोनोस्फीयर पे, असलियत जो है, लेकिन ये यहीं तक पहुंच पाए थे, इन्होंने बताया था, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया क्या था वो पहले पूरी स्टोरी भी देख लेते हैं। इन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि सबसे पहले जो है वो एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पैंजिया, यानी जब अर्थ बनी, और इसके चारों ओर वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। फिर क्या होता है, कुछ रीजन्स की वजह से, रीजन्स इन्होंने नहीं बताए, पैंजिया ब्रेक हो जाता है। ऊपर का पार्ट होता है लॉरेशिया और नीचे का पार्ट होता है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में जो वाटर चला जाता है पैंथालासा वाला, इसका नेम होता है टेथिस, ठीक है। और इसके बाद में फिर ये और ब्रेक होते हैं और धीरे धीरे ये सब एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट होते हैं और आज के कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये इन्होंने, अच्छा देखो, टेथिस का हो सकता है आपने नेम सुना हो, जो माउंटेन, जो आपका हिमालय माउंटेन बना है, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो टेथिस नाम आएगा। यही हुआ था कि बाद में जो गोंडवाना लैंड से ही इंडिया इसी से टूटा था, इंडिया का पार्ट, और बाद में ये लॉरेशिया की तरफ आगे बढ़ता है। वहाँ पे भी बताइए ये लॉरेशिया वाला पार्ट भी इधर बढ़ता है, और ये चूंकि वाटर बॉडी थी इसमें कुछ बहने वाली रिवर्स ने सेडिमेंट्स ला के डाल दिए थे, और फिर जब दोनों लैंड पार्ट एक दूसरे की तरफ मूव किए तो बीच में जो सेडिमेंट थे ऊपर की तरफ राइज हो गए, वही आज हिमालय बना। ये यहाँ पे बताया गया था। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हाइपोथेसिस जो थी वो क्यों नकार दी गई, इसके 2 रीजन की वजह से। तो अब नई हाइपोथेसिस क्या है कि ये जो आपका दोनों यानी क्रस्ट जो पूरा का पूरा जो लिथोस्फेयर है वो अपर मेंटल, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेनोस्फेयर, उस पर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब क्यों फ्लोट कर रहा है, क्यों ड्रिफ्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन सबसे यही निकल करके आता है, ये हमने पढ़ ही लिया। तो ये रीजन निकल करके आता है जिसका नेम है कन्वेंशनल करंट्स।
कन्वेंशनल करंट्स बनती हैं इस एस्थेनोस्फेयर में। होता क्या है कि यहाँ पे मैग्मा चैम्बर्स हैं, यानी जो मॉल्टेन मटेरियल्स हैं उनको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब वो अर्थ के बाहर निकल करके आता है तब उसी को लावा कहते हैं। तो ये जो मैग्मा चैम्बर्स हैं यानी पिघले हुए जो सब रॉक्स हैं, इनमें क्या होता है भाई, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ऊपर का मैग्मा ठंडा होता है, नीचे का मैग्मा गर्म होता है। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस की वजह से जो नीचे वाला मैग्मा जब गर्म होता है तो लाइटर हो जाता है, जैसे कि विंड सिस्टम में होता है। तो लाइटर होता है तो ये ऊपर आता है, और ऊपर वाला जो ठंडा होता है वो हैवी हो जाता है तो नीचे आने लगता है, यानी क्या होती है, कन्वेक्शनल करंट्स बन जाती है। आर्थर होम्स ने सबसे पहले ये चीज़ बताई थी। तो अब इसमें मोमेंटम हो गया नहीं मैग्मा चैम्बर में, और इसी के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर टिका हुआ है। तो इस लिथोस्फीयर जो ऊपर का टिका हुआ है, इसी लिथोस्फीयर में फिर मूवमेंट होने लगते हैं। अब जो लिथोस्फीयर ऊपर की है, यानी जो ये लिथोस का मतलब क्या, रॉक्स हैं, इस रॉक्स को नेम दिया था प्लेट का। क्या बोला था, प्लेट। किसने, टूजो विल्सन ने, ठीक है, इसको प्लेट बोला था। देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही प्लेट है। टूजो विल्सन ने इसको प्लेट का नेम दिया था कि रॉक्स प्लेट हैं, और ये प्लेट जो हैं वो 6 मेजर प्लेट हैं, जिसके नेम है आपका, एक हो गया पैसिफिक प्लेट, यानी जो पैसिफिक ओशन वाला है, पैसिफिक प्लेट। आपका अटलांटिक प्लेट है, अटलांटिक। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, और अंटार्कटिकन प्लेट है। ये मेजर प्लेट्स हैं। बाकी माइनर प्लेट्स बहुत सारी हैं, जैसे कि कोको, नस्का, कैरेबियन, ये सब 20 हैं। उनके नेम याद करना जरूरी नहीं है। तो इनको प्लेट्स का नेम दिया इन रॉक्स का, और बताया कि प्लेट्स इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। फ्लोट करते हुए तो प्लेट्स आपस में टकराती भी हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं, एक दूसरे के पास से निकलती हैं। ये सब भी अभी हम आगे देखेंगे, ठीक। तो हमारे ख्याल से कन्वेक्शनल करंट आपके समझ में आया। उसी पे बेस ये सी फ्लोर स्प्लिटिंग थियरी भी दी गई। सी फ्लोर स्प्लिटिंग थियरी में ये बताया गया कि जो रॉक्स बनती हैं, ठीक है, यानी जो ये मैग्मा है इसमें कन्वेक्शनल करंट्स क्रिएट होती है, तो कहीं के लिथोस्फीयर को तोड़ के चीज़ ऊपर भी आती है, और ऊपर आने के बाद वो इधर उधर स्प्रेड होती है, वो फिर नीचे जाती है। ये चीज़ तो ये पता चला जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, जब बहुत सारी सबमरीन्स बनाई गई थी, तो अटलांटिक ओशन से होकर निकलती थी, क्योंकि यूएस भी वार में जुटा हुआ था और यूरोप की तरफ आता था। तो उस समय अटलांटिक ओशन जो था वो वार में काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज था। तो वहाँ पे जब सी फ्लोर तक सबमरीन्स गई, तब वहाँ पे बहुत सारे राज खुल के सामने आने लगे। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें जो रिजेस पाए जाते हैं, रिज एक तरीके का आप माउंटेन जैसा भी समझ लो, तो रिजेस पाए जाते हैं। तो जहाँ पे राइजिंग लिम्स है वहाँ पे उनकी एज जो है बहुत कम है, यानी वहाँ पे जो रॉक्स हैं फिर धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती जाती है। लेकिन एक प्लेस ऐसा फिर आता है कि फिर वहाँ से न्यू रॉक्स हैं। तो ये कैसे हुआ, तो वहाँ पे यही पाया गया कि जो राइजिंग लिम्स है वहाँ से ये मैग्मा ऊपर आता है, फिर इधर की तरफ बढ़ता है, पुराना होता जाता है, आगे फिर वो सबडक्ट हो जाता है, यहाँ से न्यू निकल रहा होता है। इस तरीके से नीचे से मैग्मा कन्वेक्शनल करंट में वर्क करता है। तो अब इसी सब बेस पे आई आपकी प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट्स के नेम अभी हमने बता दिए, लेकिन ये प्लेट्स दो तरीके की होती हैं, जैसे कि आपकी रॉक्स ये क्रस्ट दो तरीके की हैं, एक ओशियानिक है, एक कॉन्टिनेंटल है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं जो कि लाइटर होती हैं बट हार्ड होती हैं, और डेंसिटी इनकी जो होती है वो कम होती है। ओशियानिक जो है ये हैवियर होती हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सॉफ्ट होती हैं। ओशियानिक प्लेट, ठीक है, ओशियानिक प्लेट। अब इसमें देखो प्लेट की बाउंड्री, देखो प्लेट की बाउंड्री पे बात करेंगे थोड़ा। आप प्लेट टेक्टोनिक अगर समझ लोगे तो आप वोल्केनो समझ जाओगे, अर्थक्वेक समझ जाओगे, फोल्डिंग फाल्टिंग समझ जाओगे, माउंटेन बिल्डिंग समझ जाओगे, सारी चीज़ समझ जाओगे। क्योंकि अब जितनी बार अर्थक्वेक पे बात होगी, जितनी बार वोल्केनो पे बात होगी, जितनी बार माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस पे बात होगी, फोल्डिंग पे बात होगी, फाल्टिंग पे बात होगी, हर बार प्लेट टेक्टोनिक पे बात होगी। तो प्लेट बाउंड्री जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला टाइप है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब जब कन्वर्ज होती है, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो कन्वर्जेंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेट आपस में लड़ करके ये क्या होती हैं, कुछ प्लेट्स टूट जाती हैं, और कुछ प्लेट्स जो हैवियर प्लेट होती है
वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाती है लाइटर प्लेट के, ठीक है। ये बेसिकली ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में होता है। अगर आप पैसिफिक और अमेरिकन प्लेट को देखोगे तो जो पैसिफिक प्लेट है वो सबडक्ट हो जाती है अमेरिकन प्लेट के नीचे, और इसीलिए वहाँ पे जो है रॉकीज माउंटेन बने हैं और वहाँ पे वोल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। जैसे मान लीजिए हम जिस हैंड में यहाँ पे वॉच पहने हुए, ये हमारी ओशियानिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये नीचे सबडक्ट हो जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ पार्ट मुड़ेगा, जो ऊपर राइज होगा वो आपका माउंटेन बन जाएगा। अब ये नीचे सबडक्ट होगा और उस मैग्मा चैम्बर पहुँच जाएगा, यहाँ पे मेल्ट होगा तो वहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगा और फट के यहाँ पे वोल्केनो निकलेगा। अब वोल्केनो निकलेगा तो कुछ ट्रीमर्स क्रिएट होंगे जो अर्थक्वेक कहलाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही बिल्कुल एक ड्रामेटिक है, मतलब स्टोरी जैसे समझा जा सकता है, बिल्कुल साइंटिफिक है और स्टोरी जैसा है, बहुत समझने में आसान है। तो यहाँ पे होता है एक, यानी दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है, उस गैप में दूसरा नया मैग्मा आकर के भर जाता है और नई प्लेट बनती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है नई प्लेट का, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और तीसरा जो है वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में होता है जब प्लेट्स एक दूसरे के नीचे से निकल जाती हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो ये प्लेट बाउंड्री के बेस पे हो गई। अब ओशियन कॉन्टिनेंट का मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए कॉन्टिनेंट प्लेट है तब क्या होगा, तब वोल्केनो नहीं बनेगी। जैसे आप हिमालय जब बना तो आप वहाँ पे देख लो, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है। यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो दोनों टकराई, उसके बीच में जो सेडिमेंट्स थे वो हिमालयाज बन गए। हिमालयाज पे देखो अर्थक्वेक आते हैं लेकिन वोल्केनो नहीं आते, बल्कि जो रॉकी माउंटेन है, जो एंडीज हैं, उस सब पे वोल्केनो भी आते हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओशियानिक और कॉन्टिनेंट दोनों तरीके की प्लेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे खाली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। अब अगर ओशियानिक प्लेट्स ही हों, क्योंकि जो ओशन फ्लोर है वहाँ पे भी तो जो है आपके वोल्केनोज आते हैं, तो अगर ओशियानिक प्लेट्स है तो उनमें देखा जाता है कौन सी प्लेट ज़्यादा लाइटर है और कौन सी प्लेट जो है वो हैवियर है। तो बाकी प्रोसेस ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसी ही वहाँ पे हो जाती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चूँकि हम आपसे और कुछ ले तो रहे नहीं है, फ्री सेवा है, फ्री सर्विस है, तो आप इतना तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और जो एजुकेशन हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो उसका दायरा काफ़ी ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।